हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। कल के वीडियो में हमने सोरोकिन के सोशियोलॉजी का लेक्चर 1 उसका पार्ट 1 पढ़ा था। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए हम उन्हीं की थियरीज़ को पढ़ेंगे, जिसमें आज हम बात करेंगे उनका जो सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत है, गतिशीलता का सिद्धांत है, क्रांति का समाजशास्त्र है, इन सभी के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि उन्होंने गतिशीलता के बारे में क्या विचार दिए हैं अपने, क्योंकि स्तरीकरण को हमने पढ़ा कि आर्थिक, राजनैतिक और व्यावसायिक, ये 3 आधारों पर उन्होंने स्तरीकरण को बताया। तो गतिशीलता में उन्होंने क्या चीज़ बताई? तो अकॉर्डिंग टू सोरोकिन जो गतिशीलता है, ये व्यक्ति की स्थिति में होने वाले परिवर्तन को मानते हैं कि गतिशीलता व्यक्ति की स्थिति यानी उसकी परिस्थिति, उसके पद में होने वाला कोई परिवर्तन। अब वो परिवर्तन चाहे वो ऊपर की तरफ हो रहा हो या फिर नीचे की तरफ हो रहा हो, ठीक है, या फिर उसके समानांतर यानी बराबर के पद में ही हो रहा हो। तो व्यक्ति की स्थिति यानी उसकी परिस्थिति, उसके पद में जब कोई परिवर्तन होता है तो उसको कहते हैं हम गतिशीलता। जैसे अभी मैं कुछ टाइम पहले स्टूडेंट थी, अभी मैं टीचर हो गई, तो ये मेरे पद में परिवर्तन है, मेरी परिस्थिति में परिवर्तन है, तो इसको आप गतिशीलता कहोगे। ऐसे ही आप लोग अभी स्टूडेंट हो, कुछ टाइम बाद आप लोग लेक्चरर बन जाओगे, तो ये आपकी गतिशीलता होगी कि आप लोगों का जो पद है वो आप ऊपर की तरफ बढ़ रहे हो। अब कुछ लोगों का नीचे की तरफ भी हो सकता है कि कोई लोग पहले ऊंचे पद पर थे फिर नीचे आ गए। ऐसे ही सामाजिक तौर पर भी ये चीज़ देखी जा सकती है कि पहले आप पुत्र थे, फिर आपने विवाह किया, पति हुए, फिर पिता हुए, तो ये एक तरीके की गतिशीलता, मतलब कि उसके पद में, उसकी परिस्थिति में परिवर्तन, ठीक है। तो चूंकि इन्होंने सामाजिक को माना नहीं है, तो इसीलिए उन्होंने पिता पुत्र ये सब कुछ नहीं बताया है, सिर्फ व्यवसायिक को माना है और आर्थिक को माना है और राजनीतिक को माना है। तो सिर्फ इन्हीं आधार पर उन्होंने गतिशीलता को भी माना है, ठीक। तो व्यक्ति की पद में या उसकी स्थिति में होने वाला जब कोई परिवर्तन, उसको हम गतिशीलता कहेंगे अकॉर्डिंग टू सोरोकिन। सोरोकिन ने गतिशीलता के 2 प्रकार बताए। कितने? 2 प्रकार, ठीक है। एक बताया क्षैतिज और एक बताया उदग्र। उदग्र मतलब कि एक सीधी रेखा में परिवर्तन होना। व्यक्ति के पद में एक सीधी रेखा में, ऐसे खड़ी लाइन में जब परिवर्तन होता है, उसको बोलते हैं उदग्र गतिशीलता। अब वो ऊपर की तरफ भी जा सकता है, नीचे की तरफ भी आ सकता है, ठीक। मतलब है सीधी लाइन में ही, या तो वो अपने पद से ऊपर जाए या फिर अपने पद से नीचे आए। तो सीधी रेखा में जब कोई परिवर्तन होता है उसके पद में, उसको बोलते हैं उदग्र गतिशीलता। दूसरा है क्षैतिज गतिशीलता। जब पद के समानांतर ऐसे ऐसे, ठीक, जिस पद पर था उसी के बराबर बराबर परिवर्तन होता है, तो उसको बोलते हैं हम क्षैतिज गतिशीलता, कि उसके जहां पे था उसी के बराबर बराबर में जा रहा है। अब उदग्र का एग्जाम्पल आप समझ सकते हो। जैसे मैंने बताया कि मैं कुछ टाइम पहले स्टूडेंट थी, अभी टीचर हो गई। तो मैं स्टूडेंट थी तो यहाँ पे थी, मेरे पद में परिवर्तन हुआ, मैं ऊपर की तरफ चली गई, टीचर बन गई ऊपर की तरफ, ठीक। अब सपोज कि मेरी कोई पहले की पीढ़ी, वो लोग जॉब में नहीं थे या निम्न क्लास की जॉब में थे, उसके बाद फिर नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो ये भी उदग्र में ही आएगा। सीधी रेखा में परिवर्तन, चाहे वो ऊपर की तरफ जा रहा हो या फिर नीचे की तरफ आ रहा हो, तो इसको उदग्र कहेंगे। क्षैतिज में समानांतर रहता है। मैं अभी किसी दूसरे कॉलेज में टीचर हूँ, फिर मेरा ट्रांसफ़र हो जाए, मैं किसी दूसरे कॉलेज में हो जाऊँ, तो वो हो जाएगा क्षैतिज। या फिर मैं अभी समाजशास्त्र पढ़ा रही हूँ, कुछ टाइम बाद कुछ और विषय पढ़ाने लगूँ, तो उसमें भी टीचर ही रहूँगी। अभी मैं ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ, कुछ टाइम बाद ऑफलाइन पढ़ाने लगूँ, तो वो भी क्षैतिज ही माना जाएगा। मतलब समान पद, ठीक है। आप कहीं पे क्लर्क थे, फिर आपका क्लर्क के तौर पर ही किसी दूसरे में हो गया। आप कहीं पे श्रमिक थे, फिर श्रमिक ही रहे और कहीं दूसरी जगह काम करने चले गए। आप कहीं पे मैनेजर थे, फिर आप मैनेजर ही रहे और कहीं दूसरी जगह चले, मतलब समानांतर, ठीक है, बराबर ही रहा, कोई ऊपर नीचे की तरफ नहीं, तो वो हो जाएगा क्षैतिज। क्षैतिज माने पद के समानांतर परिवर्तन। अब जो उदग्र गतिशीलता, जिसमें सीधी रेखा में परिवर्तन होता है, ये 2 तरीके की होती है। एक होती है ऊर्ध्वमुखी, एक होती है अधोमुखी। ऊर्ध्वमुखी ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, अधोमुखी नीचे की तरफ आ रहे हैं। ये डाउनवर्ड होती है, ऊर्ध्वमुखी अपवर्ड होती है। ओके, तो कोई जिसकी परिस्थिति निम्न थी और वो बड़ा कोई पद उसको मिल गया, तो उसको कहेंगे ऊर्ध्वमुखी। जैसे कि कोई श्रमिक था,
श्रमिक से वो क्लर्क बन गया, क्लर्क से वो मैनेजर बन गया। तो इस तरीके से वो ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। या फिर इसको पीढ़ियों में भी देख सकते हो कि किसी के पिता फार्मर थे, उसका पुत्र ऑफिसर बन गया, उसका पुत्र उससे भी बड़ा ऑफिसर बन गया। तो यहाँ पे ऊर्ध्वमुखी, क्योंकि ऊपर की तरफ ये लोग जा रहे हैं, अपवर्ड है, ठीक। अधोमुखी, नीचे की तरफ आते हैं कि आप कुछ पहले बड़े पद पे थे, अब नीचे की तरफ आ रहे हो। पहले मैनेजर थे, फिर आपका डिमोशन हो गया, अब आप क्लर्क बना दिए गए। या फिर पहले किसी बड़े पद पर थे, अब आप नीचे आ गए। या कहीं पे भी कुछ तरीके से डिमोशन है, नीचे की तरफ आ रही है। या पीढ़ियों में इसको देख सकते हो कि आपके पिता थे प्रिंसिपल, आप हुए टीचर और आपका पुत्र क्लर्क बन गया, तो ये नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो ऊर्ध्वमुखी में ऊपर की तरफ जाएंगे, अधोमुखी में अपने पद से नीचे की तरफ आएंगे। अब ऊर्ध्वमुखी गतिशीलता के भी दो प्रकार होते हैं। एक होता है जब व्यक्ति दबाव में, मतलब स्वतः दबाव कह सकते हो, या फिर इसको कह सकते हो कि वो उसके साथ हो जाती है वो चीज़, की वो जानबूझ के नहीं करता, उसके साथ वो चीज़ हो जाती है। एक होता है जब हम स्वतः अपनी इच्छा से करते हैं, कि हम चाह रहे हैं कि हमारे पद में ऊपर की तरफ परिवर्तन हो। जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप चाह रहे हो कि आपको प्रमोशन मिले, मतलब आपकी जो पद की जो स्थिति है वो ऊपर की तरफ जाए, तो इसको कहते हैं उन्नतिशीलता। आप चाह रहे हो कि आप लेक्चरर बन जाओ, तो जो चाह करके इच्छा से होता है उसको बोलते हैं कि वो उन्नति कर रहा है, उन्नतिशीलता, ठीक। और एक होती है जो ऐसे ही हो जाती है, उसमें व्यक्ति की इच्छा नहीं होती, स्वतः ही हो गई, तो वो हो जाएगी इसमें आप पीढ़ियों को रख सकते हो, ये स्वतः हो गई, ठीक। और जहाँ पे आप खुद चाह रहे हो वो उन्नतिशीलता, आपने प्रयास किए, उसके लिए आपकी इच्छा है, तो वो उन्नतिशीलता में गिना जाएगा, स्वतः की इच्छा। तो दो प्रकार बताए, पहले उदग्र, दूसरा क्षैतिज। क्षैतिज में बराबर बराबर में, उदग्र में सीधी रेखा में। उदग्र के दो प्रकार, ऊर्ध्वमुखी यानी ऊपर की तरफ परिवर्तन हो रहा है, अधोमुखी पद से नीचे आ रहे हैं। ऊर्ध्वमुखी के भी दो प्रकार, एक तो दबाव से यानी खुद से ही हो रहा है, एक स्वतः यानी उन्नतिशीलता, जिसमें हम चाहते हैं कि हमारी स्थिति सुधरे, हमारी स्थिति में परिवर्तन आए, वो उन्नतिशीलता। तो ये इन्होंने बताया कि गतिशीलता के प्रकार और गतिशीलता, ठीक। इन्होंने कहा कि जो कास्ट है, जो जाति है, सोरोकिन ने जाति को कहा कि ये वन क्लोज्ड क्लास है, ठीक है। ये पूछ सकता है, नोट कर लीजिएगा। सोरोकिन ने जाति को वन क्लोज्ड क्लास कहा। वन क्लोज्ड यानी कि एक ऐसा वर्ग जो कि हमेशा क्लोज रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें गतिशीलता नहीं पाई जाती। अब जाति में कहाँ गतिशीलता पाई जाती है? आप अगर चाहो तो क्या अपनी जाति को परिवर्तित कर सकते हो? नहीं कर सकते। आपका जन्म जिसमें हो गया, आप उसी में हमेशा के लिए बंधे रह गए, आप उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। अगर आप ब्राह्मण हो तो आप ब्राह्मण ही रहोगे, अगर आप क्षत्रिय हो तो क्षत्रिय ही रहोगे, वैश्य में आ गए तो वैश्य ही रहोगे, शूद्र में आ गए तो यदि एससी कास्ट है तो वैसे ही रहोगे। मतलब आप अपनी जो कास्ट है उसको परिवर्तित नहीं कर सकते, ठीक है, इसको बदल नहीं कर सकते। तो ये वन क्लोज्ड क्लास है। जाति को वन क्लोज्ड क्लास कहा क्योंकि इसमें गतिशीलता का अभाव पाया जाता। क्यों कहा? क्योंकि इसमें गतिशीलता का अभाव पाया जाता, गतिशीलता नहीं पाई जाती। अब जो ये गतिशीलता है, इसके स्रोत कितने हैं, किन किन तरीकों से, किन किन स्रोतों से गतिशीलता होती है, कहाँ कहाँ पे हमको देखने को मिलती है। तो गतिशीलता के सोरोकिन ने 7 स्रोत माने। कितने? 7, ठीक। कौन कौन से? एक है सेना, दूसरा है धर्म, तीसरा स्कूल, चौथा राजनीतिक संस्थाएं, पांचवा व्यावसायिक संगठन, और छठा है संपत्ति, सातवां है परिवार, ठीक। ये है गतिशीलता के स्रोत जहां पे हमको गतिशीलता देखने को मिलती है। परिवार में भी हमें गतिशीलता देखने को मिलती है, पीढ़ियों में, कि पिता कुछ और था, बाबा कुछ और था, पुत्र कुछ और हो गया। इस तरीके से संपत्ति में गतिशीलता की पहले आपके पास कम थी फिर ज्यादा हो गई, या फिर पहले ज्यादा थी फिर आपने सारी संपत्ति खत्म कर डाली, उसको बेच डाला, खत्म हो गई तो कम हो गई। राजनीतिक संस्थाओं में गतिशीलता हमें देखने को मिलती है कि आपके पास पॉलिटिकल पावर पहले कम थी अब ज्यादा हो गई, या फिर पहले ज्यादा थी फिर जनता ने आपको नीचे गिरा दिया, पॉलिटिकल पावर आपके पास कम है। व्यावसायिक संगठनों में भी हमें ये चीज देखने को मिल सकती है, स्कूल में भी, धर्म में भी और सेना में भी। तो 7 स्रोत इन्होंने गतिशीलता के बताए हैं सोरोकिन ने, ठीक है। इसको भी नोट कर लीजिए। अगला कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया संस्कृति का या फिर सांस्कृतिक परिवर्तन का। तो ये जो इनकी बुक आई
कल्चरल एंड सोशल डायनेमिक्स। कल्चरल एंड सोशल डायनेमिक्स में इन्होंने बताया कि संस्कृति के 3 प्रकार होते हैं और ये तीनों प्रकार बारी बारी से आते हैं। तो कौन कौन से 3 प्रकार बताए? भावनात्मक, चेतनात्मक और आदर्शात्मक। भावनात्मक संस्कृति, जहाँ पे फीलिंग्स, इमोशंस, अभौतिक संस्कृति का ज़्यादा बोलबाला रहता है। ठीक, अभौतिक मतलब हमारे जो विचारों से रिलेटेड होती है, हमारी भावनाओं से रिलेटेड होती है, हमारे आदर्शों से, हमारे मूल्यों से। तो ये भावनात्मक संस्कृति होती है। जैसे अपने इधर भारत में है भावनात्मक संस्कृति ज़्यादा पाई जाती है। हम लोग फीलिंग्स पे, हमारे मूल्यों पे, आदर्शों पे, इन पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। चेतनात्मक संस्कृति, जो लोग भौतिकतावाद को ज़्यादा मानते हैं, जिस संस्कृति में भौतिकता को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है, तर्क को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है, ज्ञान को, विज्ञान को, इन सब चीज़ों को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। वहाँ पे मूल्य आदर्शों को इतना ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी जाती। जैसे अमेरिका में आप जाओगे या जो पश्चिमी यूरोप है वहाँ पे आप जाओगे तो वहाँ पे ये मूल्य, आदर्श, इन सबको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं। भौतिकतावादी चीज़ों के पीछे लोग ज़्यादा भागते हैं, भौतिक संपन्नता के पीछे ज़्यादा भागते हैं, तार्किकता की बात वहाँ पे की जाती है, वैज्ञानिक चीज़ों को वहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो यहाँ पर वैज्ञानिकता का बोलबाला होता है। भावनात्मक में कुछ हद तक हमारे विश्वास, हमारे धार्मिक आदर्श, इन सब का बोलबाला होता है। इन दोनों के बीच पहले ये संस्कृति फिर ये संस्कृति, तो इन दोनों में बारी बारी में अवस्था आती है कि पहले ये आई फिर ये आई, या फिर ये पहले आई फिर ये आई। तो इन दोनों के मध्य में एक ऐसी अवस्था आती है जहाँ पर दोनों के गुण मिश्रित हो जाते हैं। मतलब थोड़ी थोड़ी फीलिंग्स भी होती हैं और थोड़ी थोड़ी तार्किकता और जो चेतनात्मक यानी भौतिकता दोनों होती। उसको इन्होंने कहा आदर्शात्मक संस्कृति। ये होती है मध्य की स्थिति। यहाँ पे ये पेंडुलम की भांति गति करती है और बीच में एक ऐसी स्थिति आती है, बारी बारी से अवस्थाएं आई तो बीच में एक ऐसी अवस्था आएगी जो कि आदर्शात्मक कहलाएगी। जैसे यहाँ पे है चेतना, यहाँ पे है हमारी भावना। अब पहले ये आई फिर ये आई, तो ये दोनों तक एक अवस्था से दूसरी अवस्था को पहुंचने में ये जो बीच की अवस्था है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी सी हमारी चेतना भी है, थोड़ी सी हमारी भावना भी है। मतलब हमने अपनी फीलिंग्स को भी ध्यान में रखा हुआ है और हम भौतिकतावादी चीज़ों को भी महत्व दे रहे हैं। तो इसको उन्होंने कहा ये होती है आदर्शात्मक संस्कृति, जिसमें चेतनात्मक और भावनात्मक दोनों के गुण होते हैं। हम धर्म को भी मान रहे हैं, हम विज्ञान को भी मान रहे हैं, हम अपनी मूल्यों को, आदर्शों को भी मान रहे हैं, हम तार्किकता को भी मान रहे हैं, हम भौतिकतावादी चीज़ों को भी मान रहे हैं और हम अभौतिक संस्कृति को भी उतना ही महत्व दे रहे हैं। तो ये कहलाती है अवस्था आदर्शात्मक संस्कृति की। तो इन्होंने कहा सदैव ही ये पेंडुलम की भांति ये परिवर्तन चलता रहता है, ठीक है। ये स्थिर नहीं रहता है, कभी ये अवस्था आएगी कभी ये अवस्था आएगी, तो इन दोनों के बीच फिर उसके बाद पुनः ये इधर से इधर आएगा। जैसे घड़ी नहीं होती है, तो जो घड़ी का जो पेंडुलम होता है वो ऐसे 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 चलता रहता है ना। तो घड़ी के पेंडुलम की भांति ये निरंतर सतत रूप से चलती रहती है, कभी भी ये स्थिर नहीं रहता, निरंतर इसमें गति होती रहती है, गतिशीलता होती रहती है। तो इसी को इन्होंने कहा कि सीमा सिद्धांत, ये जो सोरोकिन का सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत है, तो इस तरीके से जब ये गति होती है तो इसमें समाज में परिवर्तन आता है, क्योंकि संस्कृति बदलेगी तो समाज भी बदलेगा। तो इसी को बोला जाता है सोरोकिन का सीमा सिद्धांत, या फिर इसको अंतर्बोध का सिद्धांत भी बोलते हैं, आसन्न परिवर्तन सिद्धांत भी इसी को कहते हैं, और वो जो इन्होंने स्तरीकरण का दिया था उसको भी बोलते हैं। तो ये कई सारे नामों से, इसको सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत भी कहते हैं, सोरोकिन का सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत, या फिर सोरोकिन का सीमा सिद्धांत, सोरोकिन का अंतर्बोध सिद्धांत। तो ऐसे बहुत सारे नामों से इसको संबोधित किया जाता है, ये जो इनका परिवर्तन का सिद्धांत है। तो ये हो गई इनकी सांस्कृतिक परिवर्तन की थ्योरी। फिर अब हम जानते हैं इनके क्रांति के समाजशास्त्र को। इन्होंने बताया कि ये जो क्रांति है, जो रिवॉल्यूशन है, ये कभी भी समाज के लिए अच्छा नहीं होता है। क्रांति एक व्याधिकीय अवस्था होती है। व्याधिकीय मतलब एक विघटनकारी अवस्था, जहाँ पे समाज में लोगों के अंदर विघटन आने लगता है। लोग
नियमों को मानना छोड़ने लगते हैं, उनको फॉलो करना छोड़ देते हैं, समाज में सब कुछ अव्यवस्था, अराजकता आ जाती है। तो क्रांति कभी भी अच्छी नहीं होती, ये चीज़ इन्होंने मानी। इन्होंने कहा क्रांति व्याधिकीय अवस्था है और इससे सामाजिक विघटन पैदा होता है। समाज टूटता है जब क्रांति होती है। कोई भी चीज़ हुई, आपने क्रांति की, खून खराबा होगा तो समाज में क्या होगा? सामाजिक संबंध टूटेंगे, क्योंकि जब आप हिंसा करते हो, दूसरे के प्रति नफरत करते हो, तो दूसरा भी आपसे नफरत करेगा। तो जो आपके आपसी संबंध हैं वो टूट रहे हैं ना, वो बिखर रहे हैं। तो ये संबंध ही समाज को बनाए रखते हैं। जब वो संबंध बिखर गए तो पूरा समाज बिखर गया, सामाजिक विघटन आ गया, अराजकता की अवस्था आ गई। तो सामाजिक विघटन को जन्म देती हैं ये क्रांतियाँ, इसीलिए व्याधिकीय होती हैं। इससे व्यक्तियों के व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। क्यों? क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा हिंसात्मक प्रवृत्ति के हो जाते हैं, लोगों में घृणा, द्वेष भावना, ये सब कुछ आ जाता है, तो व्यवहार उनका परिवर्तित हो जाता है धीरे-धीरे। क्रांतियों से जन्म दर और मृत्यु दर भी प्रभावित होती है। जन्म दर, मृत्यु दर कैसे प्रभावित होगी? आपने हिंसा करी, बहुत सारा रक्तपात हुआ, खून खराबा हुआ, तो उससे क्या हुआ? बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। तो जो जीवित हैं उनका मतलब उनकी जो संख्या है वो कम हो जाती है, मरने वालों की संख्या बढ़ जाती है, तो जन्म दर, मृत्यु दर प्रभावित होती है। तो ये चीज़ एक मेन होता है। तो इन्होंने कहा कि क्रांतियों के टाइम पे 2 वर्ग आते हैं, क्रांतियों के पश्चात 2 वर्ग होते हैं और क्रांतियों के समय में भी। एक वर्ग वो होता है जो कि क्रांतियों में भाग लेता है, जो क्रांति करता है, जिसको बोलते हैं क्रांतिकारी दल। तो ये जो वर्ग होता है ये पूरी तरीके से खुद भी दूसरों को भी ख़त्म कर देता है, कहीं न कहीं खुद भी इसका सत्यानाश हो जाता है। ये लोग या तो जेलों में डाल दिए जाते हैं या तो इनको भी खुद ही मार दिया जाता है। तो ये वर्ग पूरी तरीके से इसका पूरी तरीके से ख़त्म होने के कगार पे आ जाता है। जो लोग क्रांति में भाग लेते हैं तो उनको मार दिया जाता है या फिर उनको जेलों में डाल दिया जाता है, वो कैदी बन कर के आजीवन कारावास भुगतते हैं। तो उनका जीवन तो एक तरीके से खत्म हो जाता है। दूसरे वे वर्ग होते हैं जो इस स्थिति का लाभ उठाते हैं, व्यावसायिक रूप से जो लोग इस स्थिति का लाभ उठाते हैं कि कोई क्रांति हुई, कोई युद्ध हुआ, तो उसके बाद लोग बहुत ज़्यादा वस्तुओं का संग्रहण कर लेते हैं, उनको महँगे-महँगे दामों पे बेचना शुरू कर देते हैं। लोगों को एक-दूसरे के खिलाफ भड़का करके अपना जो फ़ायदा है वो निकालने की कोशिश करते हैं। तो दूसरा वर्ग वो होता है जो कि स्वार्थी बन जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि एक तो वर्ग बिल्कुल ख़त्म ही हो गया, दूसरे जो बचे हुए हैं वो लोग स्वार्थी हो जाते हैं, अपने स्वार्थ के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। तो समाज में एकता रह ही नहीं जाती, सामाजिक विघटन बिल्कुल होने के कगार पे आ जाता है। तो क्रांतियाँ कभी भी अच्छी नहीं होती हैं, क्रांतियाँ सदैव ही समाज के लिए अहितकर होती हैं, ये मानना है सोरोकिन का। तो ये थी इनकी थियरी। आ जाएगा। तो तब तक के लिए ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।